हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था। आइए देखते हैं। हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म। मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और एक बार मैग्नेट क्या होता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये टाइम है कि हम नेक्स्ट फेज पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट फेज है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब इससे क्या कहना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि एक कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ये हम कहना चाहते हैं। और इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। ओयरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा कि मैं ये दिखाऊंगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो होता क्या है देखते हैं। अब आपके सामने है एक सर्किट, ठीक है, एक बैटरी, वायर एंड एक स्विच। अब करंटली आप ध्यान देना कि स्विच ओपन है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका सर्किट है सिमिलर। अब देखते हैं हम सर्किट में जब करंट डालेंगे तो क्या होगा। यहां प्लेस किया है हमने एक कंपास। तो गाइस, कंपास क्या होता है? कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। वो हमेशा ऑलवेज पॉइंट करता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पे। तो लेट अस सी, जब हम एक कंपास प्लेस करते हैं इस सर्किट के पास तो होता क्या है। तो हमने क्या किया, हमने स्विच को क्लोज कर दिया। आप लोगों को अच्छे से पता है कि स्विच क्लोज कैसे होता है, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब फाइनली करंट कहां से फ्लो करना शुरू करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मेरा फ्लो करना शुरू करता है। हमेशा एरोस का ध्यान रखिए डायग्राम में। तो इधर बिल्कुल भी कुछ नहीं था एंड आपके कंपास में कोई हरकत नहीं। लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, यहां से करंट फ्लो किया, इस कंपास में एक डिफ्लेक्शन शो हुआ। डिफ्लेक्शन क्यों शो होगा? तो डिफ्लेक्शन इस रीजन से शो होगा क्योंकि कुछ ना कुछ उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड आया था, उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। उस मैग्नेटिज्म की वजह से इस कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो ये था ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म अराउंड इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हमने क्या स्टडी करा? अभी हमने स्टडी करा मैग्नेटिज्म अराउंड 3 डिफरेंट कंडक्टर्स। तो 3 डिफरेंट कंडक्टर्स के अराउंड हमने मैग्नेटिज्म स्टडी कर लिया है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। नाम से ही पता लग जाना चाहिए, थोड़ा बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट का कॉम्बिनेशन। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमने अभी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है हम डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं इसका डायग्राम। तो कुछ देखा वाला सा लग रहा होगा। सो एक सोलेनॉइड के अंदर हमने इंसर्ट किया है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर को हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट किया है। इससे हम करंट पास कराएंगे तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये अट्रैक्ट करने लगेगा आपका आयरन कोबाल्ट निकल। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की सबसे खास बात क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की सबसे खास बात यह होती है दैट इट वर्क्स ओनली व्हेन करंट इज सप्लाइड टू इट। मैग्नेटिज्म तभी तक होता है जब तक करंट होता है। करंट बंद, मैग्नेटिज्म बंद। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ और। मैंने एक टर्म यूज करी सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों मैंने कहा कि सॉफ्ट आयरन कोर चाहिए मुझे इसके अंदर? मैंने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को क्यों इंसर्ट करा? स्टील को क्यों नहीं कर सकता मैं इस कोर मटेरियल के लिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
हमेशा ध्यान रखना, सॉफ्ट आयरन कोर की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है जब उसको मैग्नेटाइज करते हैं इट विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेटाइज करने का मतलब है कि जब मैंने उसमें करंट सप्लाई किया तो वो मैग्नेटाइज होता है और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब मैं करंट वापस खींच लेता हूं, करंट की सप्लाई कट कर देता हूं, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करना बंद कर देता है। अब स्टील के साथ क्या होता है, यही मैंने स्टील को ले लिया एज अ कोर मटेरियल और इसके अंदर अगर मैं करंट सप्लाई करता हूं तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है हमेशा के लिए। अब करंट स्विच ऑफ करेंगे तो वो परमानेंट मैग्नेट ही रहेगा। पर क्या मुझे उसका कोई यूज है? नहीं, मुझे तो एक और परमानेंट मैग्नेट मिल गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिफरेंट यूजेस है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, प्रिंसिपल क्या था उसका। वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड and when the current is taken away from the electromagnet it loses all magnetic properties। तो सॉफ्ट आयरन कोर का कंसेप्ट भी हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, बहुत इजी है। सोलेनॉइड तो आपको याद होगा ही, हमें बस क्या करना है, एक सॉफ्ट आयरन कोर का बार इंसर्ट करना है। नॉर्थ एंड साउथ पोल का हमेशा ध्यान रखिए, एक बैटरी और एक क्लोज्ड स्विच। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे आते हैं, बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बार मैग्नेट भी आप स्टडी कर चुके हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आप अपने स्टडी कर लिया है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस रहते हैं मेजरली। तो मेजर डिफरेंस यही होता है दैट बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, ऑलराइट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। वही करंट ले लिया तो बंद हो गया, करंट सप्लाई किया तो मैग्नेटाइज हो गया, राइट। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहता है? जनरली बार मैग्नेट का थोड़ा वीक रहता है, तो इसका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा क्यों है बताते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन 4 पॉइंट्स को याद करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है एक बार मैग्नेट की? नहीं, इसका स्ट्रेंथ नहीं चेंज हो सकता, कैन नॉट बी चेंज्ड। पर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है? बिल्कुल चेंज हो सकती है। अगर मैं उसमें करंट ज्यादा सप्लाई कर देता हूं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड। वापस आ जाइए इधर इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। अब हमने स्ट्रेंथ की बात करी, तो स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी आप खुद बताइए। हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना मैं करंट सप्लाई करूंगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का। दूसरा क्या है, क्योंकि सोलेनॉइड है तो वो वाला पॉइंट तो हमें लिखना ही पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन पोल्स।
बिटवीन पोल्स। आप जो भी समझ रहे हैं इससे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पोल्स के बीच में कितना एयर गैप है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि जितना ज्यादा होगा एयर गैप उतना ही कम होगा मैग्नेटिक फील्ड। वापस चलते हैं हमारे डिफरेंसेस पे। तो स्ट्रेंथ हमने डिस्कस कर लिया, अब डिस्कस करते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी होती है दो पोल्स का एग्जिस्ट करना, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो पोलैरिटी फॉर अ बार मैग्नेट विल नेवर बी चेंज्ड। इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। नो चेंज। नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, साउथ साउथ रहेगा, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। याद करिए, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन अगर मैंने चेंज कर दिया करंट का, तो इसकी पोलैरिटी मैं चेंज कर पाता हूं। तो इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे चार डिफरेंसेस हमने स्टडी कर लिए। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टडी कर लिया, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और उसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा और टाइम लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये वाला पॉइंट कहना क्या चाहता है। लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स। तो लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स का मतलब क्या है? अगर मैं कोर मटेरियल लेता हूं तो देखिए दोनों पोल्स के बीच में कितना गैप है, काफी एयर गैप है। पर अब ध्यान दो, अगर मैं एक हॉर्सशू मैग्नेट ले लेता हूं, कोर मटेरियल हॉर्सशू की तरह ले लेता हूं। बाय द वे, हॉर्सशू मैग्नेट एक अनदर परमानेंट मैग्नेट है जो कि हॉर्सशू जैसा दिखता है। तो हॉर्सशू को अगर मैं कोर ले लेता हूं तो होता क्या है दोस्तों, ये मैंने इसके अराउंड सोलेनॉइड बना दिया और वही आपका सर्किट। ध्यान से देखो हुआ क्या, एयर गैप्स यहां पे बहुत कम हो गया, जिससे कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बस यही कहना चाहता है आपका एयर गैप वाला पॉइंट। तो नोट्स ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने नोट्स ले लिए होंगे। तो लेट्स डिस्कस जो हमारे कोर्स में है। हमारे कोर्स में तीन चीजें हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो वो तीन हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सेकंड है आपका सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड, जिस पे हम लास्ट में आएंगे। तो लेट अस सी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है। उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं उसको, क्या होता है? अब नाम से तो पता लग ही रहा है कि ये राइट हैंड थंब से कुछ हमें बताना चाहता है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर मैं अपना थंब डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ पॉइंट आउट करता हूं राइट हैंड का, तो मेरी फिंगर्स मुझे क्या देती हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रूल का हमें ध्यान रखना है जब हम ये करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी, मैंने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बनाया और इसमें करंट फ्लो कर रहा है जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है अपवर्ड्स। अब मैं क्या करता हूं, एक शीट लगा देता हूं इधर, वरना हम कैसे ड्रॉ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अराउंड। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरा थंब ऊपर की तरफ है और मेरे फिंगर्स इस तरफ इस तरह निकल के आ रहे हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है? सर्कुलर इन नेचर। ध्यान से लाइन एक दूसरे को ना काटें। अब अपनी फिंगर्स को इस तरह फोल्ड करिए
और करंट की डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए। तो ये होती है मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अब मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिज्म का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है कोई चीज कितनी एग्जिस्ट करती है, कितनी क्वांटिटी में, कम ज्यादा। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? क्या किसी को पता है? कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी आप सबको पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा तो दूसरी चीज भी उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा। इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। जितना ज्यादा करंट आप सप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा होगा। दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? पॉइंट ऑफ दैट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दी वायर, कि ये पॉइंट इस वायर से कितनी दूरी पर है। लेट अस सी। अब मुझे आप लोग ही बता दीजिए, ए पे, बी पे या सी पे सबसे ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड कहां पे एक्सपीरियंस कर पाओगे? ए जिसका करेक्ट आंसर है, खुद को थोड़ी शाबाशी दो। तो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर्कुलर लूप पे। तो जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो एक डायग्राम है एक सर्कुलर लूप का। वायर से सर्कुलर लूप बनाया है और उसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। ध्यान रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल, आप उसको जो भी कहना चाहें। एक शीट हम फिर से प्लेस कर देते हैं। अब दोस्तों ध्यान दो, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मेरी फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही हैं। तो मैं इसको इस तरह बना सकता हूं। ये थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ एक्सटेंड होती हुई हम शो कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या होगा? हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जब ऊपर था तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरह आ रही थी। ये हमें कैसे पता लगा? राइट हैंड थंब रूल से। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जब नीचे हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगी। ये अब इस तरफ से इस तरफ जाने लगी। बहुत ही सिंपल एक डायग्राम जो कि आपको याद रहेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? सर्कुलर लूप का। देखो एक चीज तो कॉमन रहेगी, वो है कि करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर लूप में और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में ये चीज हमने कॉमन देखी। तो ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप का जितना बड़ा रेडियस उतना ही कम इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और जितना ही छोटा रेडियस उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा। तो सर्कुलर लूप आई होप इजी था। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी बहुत इजी था। आगे मूव कर जाते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? तो दोस्तों सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम जब कॉइल करते हैं, बहुत ही क्लोज टर्न्स बनाते हैं, तो उससे जो बनता है उसको सोलेनॉइड कहते हैं।
मैंने डायग्राम बनाया है बहुत ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनानी है। अब देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड था सर्कुलर, सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड था सर्कुलर। सोलेनॉइड का कैसा होता है? बार मैग्नेट तो याद होगा आप लोगों को, कुछ वैसा ही दिखता है। आइए देखते हैं। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, कुछ इस तरह, देख के कुछ तो याद आया होगा कि ये हमने कहीं देखा है। केयरफुली लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना करें। अब ध्यान से देखिए, ये बार मैग्नेट से जैसे दिखने वाले ही लाइन पैटर्न्स है आपके, सर्कुलर इन नेचर आउटसाइड और अंदर स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हम एक हमेशा एरोस का ध्यान रखिए, नॉर्थ और साउथ पोल। तो कौन बताएगा कहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसती हैं और कहां पे एंटर करती हैं? ये तो आप सबको पता है। ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंटर्स इनटू साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसी रहेगी? इस डायरेक्शन में। देखो बहुत ध्यान से करना इस चीज को, आपका नॉर्थ और साउथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब आ जाइए डिस्कस करते हैं फिर से इसका मैग्नीट्यूड किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। बहुत इजी है याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर से, अरे वाह, बहुत ही सिंपल है भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मैं इस सोलेनॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देता हूं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है। तो जल्दी से नोट्स ले लीजिए, आगे और डिस्कस करते हैं।